नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं, लेकिन नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट पर डाले गए वोट। वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग। गुजरात के मेहसाणा में 20 निजी अस्पताल की धांधली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गड़बड़ी उजागर। और वडोदरा की पिज्जा रेस्टोरेंट में भीषण आग। फायर सिस्टम चालू नहीं होने पर उठे सवाल। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट के साथ साथ आज वायनाड की लोकसभा सीट पर भी वोटिंग कराई गई है, जिसके परिणाम 23 नवंबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग कराई गई, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगत दल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी से पूर्व वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अजित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वे समरावता मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प सामने आई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च कर स्थिति पर काबू पाया। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। प्रियंका वायनाड में एक बूथ पर पहुंची और लोगों से भी मिली। अब जब बात निकली ही है तो दूर तक जरूर जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में ख्याति अस्पताल द्वारा मरीजों की जान के साथ किए गए खिलवाड़ के बाद मेहसाणा में हुई जांच में सनसनीखेज हकीकत बाहर आई है। मेहसाणा जिले में 20 जितनी निजी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में घोटाला किया गया होने की हकीकत सामने आई है। अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल द्वारा की गई धांधली के बाद जांच की गई थी। इस जांच में जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रिव्यू बैठक भी ली गई। इस जांच में 20 जितने अस्पताल के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेने का मामला सामने आया है। इन अस्पतालों द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में घोटाले किए जा रहे थे। इन अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करने से लेकर पेनल्टी तक की कार्रवाई उन पर हो सकती है। योजना के नियम के खिलाफ ये 20 अस्पताल काम कर रही थी। इन सभी अस्पतालों पर जल्द ही कार्यवाही हो सकती है। એ એવા હોસ્પિટલ્સ છે જેના સામે નોટિસ પણ ફાળવ્યા હતા અને એનો પણ એની સામે આ લોકોએ કશું નથી કર્યા હતા, તો એટલા માટે એની સામે કડક કાર્યવાહી લેવામાં આવી હતી. એટલે કે આપણા જો યુઝ્યુઅલ ક્રાઇટેરિયા છે કે આ ક્રાઇટેરિયા મુજબ આપણે ચાલવાનું હોય છે અને એ ક્રાઇટેરિયામાં આ પરમિશન પ્રોપર હોવી જોઈએ અને એઝ પર પ્રોપર જો પ્લાનિંગ છે, જો આપણા ક્રાઇટેરિયા આવે છે તો એના મુજબ ચાલવાનું હોય છે. તો આ લોકોએ જો પ્લાનિંગ મુજબ નથી ગયા અને 2-3 વાર આ લોકોએ એનો ભંગ કર્યો હતો રૂલનો, તો એટલા માટે એના સામે વિરુદ્ધ એક્શન લેવામાં આવ્યો હતો, સો દેટ કે એવી પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કોઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ સામે ના આવે. યા ઇટ શુડ બી અ લેસન ટુ ઓલ અધર્સ દેટ વી હેવ ટુ બી અંડર ધી લો અને આપણે લીગલી ચાલીએ, અંડર લો ચાલીએ, રૂલ મુજબ ચાલીએ. ઘણા એવા હોસ્પિટલ્સ છે જેનાથી અમે લોકો રિકવરી કરી રહ્યા છીએ અને એમાં બ્લેક લિસ્ટિંગનો પણ છે, તો એકવાર રિપોર્ટ આવી જશે તો એનો બ્લેક લિસ્ટિંગ પણ કદાચ થઈ શકે. देखिए मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स છે સો દે આર યુઝ્યુઅલી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ્સ અને એમાં નાના મોટા હોસ્પિટલ બંને છે, પણ એવા ઘણા પ્રકારના હોસ્પિટલ ચાલે છે અહીંયા. એન્ડ નોટ ટુ બ્લેમ કે ઓલ હોસ્પિટલ્સ આર ડુઈંગ બેડ. કઈ હોસ્પિટલ્સ એવા પણ છે જો લીગલી બધું કરે છે, એઝ પર રૂલ કરે છે, પણ એવા પ્રકારના જો હોસ્પિટલ્સ છે જો પીએમજેવાયની સ્કીમનો દુરુપયોગ કરે છે યા એવી રીતે એનો મિસયુઝ કરે છે, તો દેટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. સો દેન વી આર ટેકિંગ એક્શન. હવે તપાસની રિપોર્ટ मैं एग्जैक्टली એમાં શું પોઈન્ટ છે એ તો હું ફાઇનલી કહીશ. એઝ ઓફ નાઉ એક પ્રિલિમિનરી જો અમારા જોડે જેટલી છે ઇન્ફોર્મેશન, તો એના મુજબ તો એ જ છે કે ઘણી બધી ક્ષતિઓ છે અને 2-3 વાર પણ આ લોકોએ અમે રિમાઇન્ડર કર્યા હતા
અને નોટિસ પણ ફાળવ્યા હતા તો પણ કોઈ પણ પ્રકારના સુધારો અમે એના તરફથી નથી મળ્યા હતા તો એટલા માટે એક્શન લેવામાં આવ્યો. गुजरात के सूरत और राजकोट में घटे बड़े अग्निकांड के बावजूद वडोदरा में अग्नि सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरते जाने की हकीकत उजागर हुई है, जिसमें समासावली रोड पर बिना फायर एनओसी के चल रहे एक पिज्जा रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वडोदरा के समासावली रोड पर एक पिज्जा शॉप में सुबह अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। पिज्जा शॉप में लगी आग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी माले तक पहुंच गई। यहां एक विमेंस हॉस्पिटल थी जहां महिला की डिलीवरी होने वाली थी। ऐसे में यहां भी हड़कंप का माहौल देखने मिला। फौरन अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों ने मरीजों को वहां से शिफ्ट कर दिया। रेस्टोरेंट की फायर सिस्टम योग्य समय पर चालू नहीं हुई, जिसके चलते यहां आसपास के लोगों की चिंता बढ़ गई। फौरन घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर पानी डालकर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की। इस दुर्घटना में रेस्टोरेंट में ज्यादातर फर्नीचर जलकर खाक हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह रहे कि सुबह का समय होने की वजह से रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं थे। ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पिज्जा शॉप में लगी आग ऊपर मंजिल पर स्थित अवनी विमेंस अस्पताल तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यहां काफी अफरा तफरी देखने मिली। इस मामले चश्मदीद ने बताया कि जब वे अपनी ऑफिस पर पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर पर पिज्जा शॉप में आग लगी थी और पिज्जा के अवन में आग लगने के बाद आग इतनी बढ़ी कि आसपास की ऑफिस के कांच भी टूटने लगे, जिसके चलते लोग काफी डरे और सहमे हुए नजर आए। लेकिन दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना टल गई। फायर विभाग की टीम द्वारा आग पर काबू पाकर कूलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी मौके पर पहुंचे। ट्रीगो पिज्जा में लगी इस आग में रेस्टोरेंट की फायर सिस्टम चालू नहीं होने पर सवाल उठे हैं। इस मामले इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर निकुंज आजाद ने कहा कि पहले भी रेस्टोरेंट को नोटिस दिया गया है और आज रेस्टोरेंट का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। इस मामले आगे की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग के तहत पहले फेज का वोटिंग आयोजित किया गया, जिसमें 81 में से 43 सीटों पर मतदान हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज मंगलवार को 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ। वहीं बिना बताए गायब रहने पर गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीणा को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार रांची जिले के तमाड़ के आरहंगा में आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। वहां लोग पहली बार भयमुक्त होकर वोट कर रहे हैं। पहले ये इलाका नक्सली प्रभावित था, इस कारण इसको प्रशासन रिलोकेट कर देता था। नक्सलियों के डर से लोग दूर जाकर वोट देने नहीं जाते थे। यदा कदा कुछ लोग चोरी छिपे वोट डालते थे। झारखंड के फर्स्ट फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीणा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री राजेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी चुनाव लड़ रही हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में बाकी बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। छात्रों की विचार शक्ति को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में एक विशेष एसे कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा को उजागर किया। आज का युग ज्यादातर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करता है। इसी के चलते नवरचना यूनिवर्सिटी में नन्ही छान नेशनल स्कूल ऐसे कॉन्टेस्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई राज्यों से कई छात्र सिलेक्ट हुए थे और उनमें से 15 छात्रों ने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है। आज नन्ही छान ऐसे कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले नवरचना यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से सिलेक्ट हुए 15 छात्रों के बीच में पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। My name is Vatsal Desai. I'm from NISP. I'll begin by quoting E.F. Tudor. Paul is fair
and fairest foul in today's world. Today, often ostentatious displays of wealth are epitomized due to social media by the society. The moral decline in individuals as they gain power is not only tolerated but expected. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के चेयरमैन अशोक खोसला, नन्हीचांद फाउंडेशन के चेयरमैन हरपाल सिंह, नवरत्ना एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन तेजल अमीन, समाज सेविका प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, एमिनेंट सोशल वर्कर डॉक्टर दिव्यभूषण सिंह चावड़ा और हिस्टोरियन और ऑथर गुलाम वाहवती उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी छात्रों ने उत्साह के साथ पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर अपने विचार व्यक्त किए। Making one question far more accessible in places that we don't have now. The third thing is reskilling. I think it's really important to diversify that. Currently, a lot of people are locked into really corporate jobs. So many people are locked into agriculture. It's a seasonal job. After that, you don't have employment. But another way that I would like to suggest is that in our education system, in government colleges, we see reservation, right? Reservation for the lower castes, for OBCs, SCs, which is helpful, which is very helpful in a lot of matters. नन्हीचांद एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है इन बच्चों के मन में वो भावनाएं पैदा करने की कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सके और अभी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारे सोशल इश्यूज है, उस पर वो अपने एक विचारधारा को शेयर कर सके। तो इसी के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं तेजल अमीन जी से। ये जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसके बारे में आप पहले कुछ कहना। नन्हीचांद एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो पूरे देश में काम करती है और वो ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे, एनवायरनमेंट पे और गर्ल चाइल्ड पे फोकस और छोटे बच्चों, यंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स इसके पर विचार करें और हमारे जो समाज में इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, एनवायरनमेंट का, वो सब कैसे उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, तो उसके ऊपर एक बहुत एकेडमिक, एक बहुत इंटेंस और रोबस्ट मैनर से काम करते हैं। ये एक ऐसे कंपटीशन होता है और ऐसे पूरे स्टेट्स में से आते हैं और फिर उसमें से एक डिस्कशन और एक उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं 2 लेवल्स ऑफ स्क्रीनिंग। और आज नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल को होस्ट कर रही है 11th फाइनल्स को। नन्हीचांद फाउंडेशन वो एक उनके एक प्रभाव से और ये जो काम हो रहा है उससे एक इतने अच्छे पैनल ऑफ जूरिस्ट, बहुत ही एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, एजुकेशनिस्ट है, ऐसे एक बहुत सुंदर पैनल, बहुत एमिनेंट पैनल के जो आज जजेस है वो बच्चों को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनके ऐसे तो लिखे हैं लेकिन वो ऐसे इसके साथ साथ उनकी सोच विचार, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक अवेयरनेस क्या है और आगे जाके ये बच्चे क्या करेंगे उसके ऊपर बहुत ही अच्छा अभी डिबेट चल रहा है। तो दिस एफर्ट, ये जो एफर्ट है वो बहुत सराहनीय है और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व है मुझे और एक प्रिविलेज मानती हूँ कि हमारे 2 NISV, CBSE और NISV IB जो 2 हमारी सिस्टम्स है उसके प्रिंसिपल्स ने बहुत ही अच्छा इसका आयोजन किया है, टीचर्स ने मिलके। और ये इतने एमिनेंट लोग, इतने डिस्टिंग्विश्ड, प्रख्यात लोग, सीनियर लोग आज हमारी स्कूल में आए हैं और हमारे बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस ऐसे कंपटीशन में और पैनल डिस्कशन में नवरत्ना के भी कुछ स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों का जो उत्साह है और जो कॉन्फिडेंस इस उम्र में देखा जा रहा है वो काफी सराहनीय है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं। हेलो, सो 30,000 स्टूडेंट्स ने ये कंपटीशन में पार्ट लिया था और 30,000 में से 15 बच्चे ऑल ओवर द कंट्री 10 स्टेट से आए हैं यहाँ, पंजाब से, डाउन साउथ से, ईस्ट ऑफ इंडिया से। सो आप सोच सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो क्रीम हैं, जिनकी एक सोच है और जिस सोच को एक आवाज दी गई है। सो उस आवाज को बड़ी कॉन्फिडेंटली कहने आज ये बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बच्चों को प्रदान किए जाएं तो क्या है, इनकी उम्र 16-17 साल की एज में दे गेट अ वॉइस, इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो कह सकें दुनिया को अपनी बात की, बदलाव लाना जरूरी है। और हम
हैं जो बीज हैं जो इस बदलाव को ला सकते हैं। तो हाँ जी, नवरचना के भी 2 बच्चे हैं, नवरचना इंटरनेशनल स्कूल के IB के CBSE के बच्चे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के बच्चे भी इक्वली कॉन्फिडेंट हैं, और मे द बेस्ट चाइल्ड विन। यस। ऐसा कहा जाता है कि जब बीज बो रहा हो यानी कि बड़ा हो रहा हो, उसी वक्त उसे जिस तरह की परवरिश दी जाए वो उसी सोच के साथ बड़ा होता है। तो बचपन से कम उम्र से बच्चों में ये क्रिएटिविटी पैदा करना, ये इनिशिएटिव बहुत बड़ी बात है। और नन्ही छाओं के फाउंडेशन के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव का ख्याल कैसे आया और इससे क्या और फायदा हो सकता ऐसा जी, if you go back and look at the commentary in India in the early 2000s, lots of data and information was coming out that the condition of the girl child, the empowerment of women, the fact that we were losing a lot of forest cover in the country, that the environment was getting degraded, and that one unpleasant reality was that we were not doing enough to create greater harmony between the communities and the religions of our country. So in 2008, the Nanisha Foundation conceived 3 principles: how to protect the girl child, how to empower women, how to plant more saplings and trees, how to protect the environment, and finally, what can we do to promote interfaith harmony. So those were the principal objectives of the foundation starting in 2008. Many of these issues now are part of the national mood. Beti Bachao, Beti Padhao, many such initiatives have now become real. And Nanisha feels very proud of the fact that we might have made at least small contributions to making this a reality. So the Nanisha Foundation is rather pleased that this is the 11th competition. We are pleased to be in Gujarat. We are pleased to be in Vadodara. And of course, the Navrachna School and the Navrachna fraternity has been such wonderful hosts for this program. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard.
finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गुजरात के अरवली के मोड़ासा के मेहमान बने। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गुजरात के अरवली के मोड़ासा के मेहमान बने। जनवरी में 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के आयोजन की इस मौके पर जानकारी दी गई। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा और 5 करोड़ हिंदुओं को निःशुल्क भोजन की सुविधा, 4 लाख लोगों को कंबल की सुविधा और चाय पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी ने 12 साल में एक बार लगने वाले प्रयाग के महाकुंभ में यात्रियों की बहुत बड़ी सेवा की पूर्व तैयारी की है। हम 15 जगह पर अन्न क्षेत्र भंडारा लगाकर पूरे कुंभ में करीबन 1 करोड़ लोगों का अन्नदान की सेवा करने जा रहे हैं। साथ में कुंभ में ठंड लगती है तो हम 1 लाख कंबल की कंबल बैंक बनाकर ठंड में लोगों को कंबल देकर लगभग 40 लाख लोगों को ठंड में मदद करने वाले कंबल देने जा रहे हैं। दिन भर चाय चलती रहेगी, ब्लड प्रेशर, शुगर की मुफ्त में जांच होगी और यथासंभव रहने की सुविधा में तीर्थ यात्रियों को सहयोग करेंगे। हमारा प्रयास है कि ये 5 प्रकार के आधार पर हम 2-4 करोड़ तीर्थ यात्रियों की सेवा करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद यहाँ आने वाले बंधुओं की सेवा करने की योजना बनाई है। गुजरात के भरूच जिले की झगड़िया जीआईडीसी में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया जीआईडीसी में नाइट्रेक्स केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लगने की घटना घटी, जिसके चलते कामदारों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। झगड़िया जीआईडीसी में नाइट्रेक्स केमिकल कंपनी है, जहां अज्ञात वजहों से आग लग गई। आग का कॉल मेजर घोषित किया गया। ऐसे में झगड़िया जीआईडीसी की सड़कें फायर ब्रिगेड के सायरन से गूंज उठी। आग इतनी भीषण थी कि प्लांट से काले काले धुएं के बादल बाहर नजर आ रहे थे। आग के चलते कंपनी के कामदार दौड़कर कंपनी के गेट पर पहुंचे। आग की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जीपीसीबी और पुलिस समेत के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नाइट्रेक्स केमिकल कंपनी के डिहाइड्रेशन प्लांट में ये आग लगी थी, जो मटेरियल स्टोर और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में फैल गई थी। इथाइल अल्कोहल के जत्थे में आग लगी होने की वजह से देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। 10 दमकल दस्तों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। देवउठनी एकादशी पर पूरे गुजरात में धूमधाम के साथ तुलसी विवाह के कई आयोजन किए गए। गुजरात में देवउठी एकादशी के मौके पर जगह जगह तुलसी विवाह के आयोजन किए गए। भावनगर में भी माता तुलसी और भगवान ठाकुर जी की शादी का आयोजन जगह जगह किया गया। देव दिवाली और तुलसी विवाह का पर्व हिंदू धर्म में काफी पौराणिक
काल से मनाया जाता है। देवउठी एकादशी से सौराष्ट्र में शादी के सीजन की शुरुआत होती है। इस मौके पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। घर के परिसर में लगे तुलसी के पौधे का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराया जाता है। इस मौके पर पटाखे चलाने की भी प्रणालिका है। भावनगर के डॉन चौक में तुलसी विवाह का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर जी की बारात में डीजे के सुरताल पर बारात निकाली गई। लोगों ने बड़ी संख्या में इस बारात में शामिल होते हुए तुलसी विवाह को पारंपरिक रूप से निभाया। मैं राजेश जोशी इधर डायमंड चौक मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। लास्ट 36 ईयर्स से इधर ये तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है। हर साल के तहत इस साल भी भगवान तुलसी माता का लालजी महाराज का शादी का आयोजन हुआ है। अभी टूकी समय में शाम को 7:30 बजे भगवान श्री लालजी महाराज की जहाँ नेत्रे पहुँच जाएंगी, त्यार इसके बाद लग्न की सब विधि हिंदू परंपरागत मुजब आयोजन होगी। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में भी देवउठी एकादशी के मौके पर द्वारकाधीश मंदिर और रामजी मंदिर में तुलसी विवाह की भक्तजनों द्वारा उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठी एकादशी का पुष्टि मार्ग में एक अनोखा महत्व है। इस मौके पर तुलसी जी की शादी भगवान के साथ कराई जाती है। बोडेली के वैष्णव समाज द्वारा भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित वैष्णवों की उपस्थिति में भगवान द्वारकाधीश की बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और विधिवत रूप से तुलसी माता के साथ उनकी शादी करवाई गई। भारत और खासकर गुजरात के म्यूजिक प्रेमियों के लिए खास खबर है कि जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। ऐसा कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट गुजरात में आयोजित होने जा रहा है। भारत में म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स वर्ल्ड टूर की टिकट ब्लैक मार्केटिंग के मामले के बीच कोल्ड प्ले ने भारत में चौथे कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये शो 25 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके टिकट 16 नवंबर 2024 से बुक माई शो पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होंगे। कोल्ड प्ले की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की गई है। उन्होंने लिखा है कि बैंड 25 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना सबसे बड़ा शो करेगा। कोल्ड प्ले ने सितंबर में 18 और 19 जनवरी 2025 को मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 कॉन्सर्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए बैंड ने 21 जनवरी को उसी जगह पर तीसरा शो करने का भी ऐलान किया है और अब चौथा शो गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है। वडोदरा के नौकरी इच्छुक युवाओं के लिए तरसाली स्थित ITI में एक विशेष रोजगार और अप्रेंटिस मेला आयोजित किया गया। गुजरात सरकार के श्रम कौशल विकास और रोजगार अंतर्गत आने वाले रोजगार और प्रशिक्षण कार्यालय गांधीनगर हस्तक का कार्यालय तरसाली में है, जहां 8 और 12 नवंबर को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए रोजगार और अप्रेंटिस भर्ती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 320 वैकेंसी के लिए 15 कंपनी मौजूद रही। 285 उम्मीदवारों ने यहां इंटरव्यू दिया, जिसमें से 132 प्रत्याशियों को प्राथमिक रूप से पसंद कर लिया गया। इस मौके पर रोजगार अधिकारी अल्पेश चौहान ने PM इंटर्नशिप योजना अंतर्गत 15 नवंबर तक ऑनलाइन अर्जी कर अपनी पसंद के सेक्टर में जॉब शुरू करने के लिए अपना बेस्ट देने पर मार्गदर्शन दिया। घणी बधी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड घणी बधी स्कीमो गवर्नमेंट लॉन्च करती होय छे, घणा बधा प्रोग्राम इनिशिएट करता होय छे। तो जे लोको रोजगार अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अथवा पोतानो एंटरप्रेन्योर ने लगती कोई पण कामगीरी होय, इवन वोकेशनल ट्रेनिंग ना होय, आ બધા પ્રોગ્રામ્સ ની જો તમારે અપડેટ માહિતી જોઈતી હોય તો આ એક બેસ્ટ સોર્સ છે એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્ટ છે કે જે કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટુ જે કેન્ડિડેટ છે જે ભણી ગણીને બહાર નીકળે છે અને અમારો મેઇન મોટો પણ એ છે કે જે યુવાધન છે જે ભણે છે
એ ઇલીગલ એક્ટિવિટીમાં ના જાય. ડિપ્લોમા ઇન મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે અને મેં રોજગાર કચેરીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું અહીંયા, અને જાણવા મને મળ્યું હતું કે આજે ભરતી મેળો છે, તો અહીંયા હું ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવ્યો હતો અને 4-5 કંપનીમાં મેં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું છે અને એમાંથી મારું અતુલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શોર્ટલિસ્ટ થયું છે અને મારે સેકન્ડ રાઉન્ડ માટે એ કંપનીમાં જવાનું છે અને મેં ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે રોજગાર કચેરીનું આભાર માનું છું. મેં આનું 15 કોટેવરથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યો હતો. મને ખબર પડી કે અહીં તરસાલી રોજગાર કચેરી છે, ત્યાં બધી કંપનીઓ આવવાની છે. ત્યાં મેં ટેકમાઇન કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો, મેં સિલેક્ટ થઈ ગયો છું. તો મેં આ रोजगार कचेरी में खूब खूब आभार मानूं छूं. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। Join the world's biggest green run in Vadodara to support a noble cause. It's just few days to go for Green Heartfulness Run. फिट इंडिया मूवमेंट और सेव द एनवायरमेंट को बढ़ावा देने वडोदरा में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का खास आयोजन। 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लीजिए और जीतिए 25,000 तक के इनाम। Registrations are open. Register now on www.greenheartfulnessrun.com. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. देवउठी एकादशी के दिन से हिंदू धर्म में शादी ब्याह की शुरुआत हो जाती है। इसी के तहत गुजरात में
चांदोद में तुलसी विवाह, वहीं चलाला में तुलसी विवाह के साथ साथ सामूहिक विवाह भी आयोजित किया गया। गुजरात के बड़ोदरा जिला के तीर्थ क्षेत्र चांदोद के रणछोड़ जी मंदिर में उत्साह और उमंग के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बीती रात से ही यहां तैयारियां शुरू की गई थी। रास गरबा के साथ तुलसी विवाह का आयोजन हुआ। वहीं देव उठी एकादशी के दिन रणछोड़ जी की मंगला आरती के बाद उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक रूप से शास्त्रोक्त विधि के साथ ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारों के बीच और गीत संगीत की सुरावलियों के साथ भगवान ने तुलसी जी के साथ ब्याह रचाया। इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता, डभोई नगर पालिका अध्यक्ष बीरेन शाह समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। चाणोदना मुख्य मार्गनी अंदर विराजमान श्री रणछोड़रायजी भगवान के जेमा वर्षो परंपरा अनुसार तुलसी विवाहનો उत्सव देव उठी एकादशीના દિવસે અહીંયા ગાડી ઉજવવામાં આવે છે। ભગવાનનો તુલસી વિવાહનો उत्सव અહીંયા ગાડી ભવ્ય રીતે અહીંયા ગાડી ઉજવવામાં આવ્યો। उत्सवના ભાગરૂપ લગ્નના આગલા દિવસે સાંજે અહીંયા ગાડી રાસ ગરબા રંગોળી કાર્યક્રમ અહીંયા ગાડી કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ બીજા દિવસે એટલે દેવ ઉઠી એકાદશીના દિવસે સવારે ભગવાનની મંગળા આરતી, શણગાર આરતી અને ઉત્સવ આરતી અહીંયા ગાડી કરી ભગવાનની પાલખી યાત્રા કાઢી ભક્તોના ઘરે अलग अलग मंदिरों अंदर भगवान की पधरामणी करी। सांजना 4 वाग्याना समय में भगवान चाणोदना दयाराम चौक 4 रस्ता पास आवी त्यां आगळी पण भगवान की आतिशबाजी करी। अलग अलग विस्तारों अंदर अलग अलग जग्याओं पर भगवान की पधरामणी करी। भगवान नामना नाद साथे भगवान उत्सव जे कहेवाय तेने उजववामां आव्यो अने रात्रिना 11 वाग्याना समयनी अंदर भगवान रणछोड़रायजीना तुलसीजी साथे भक्तोनी साक्षीनी अंदर साधु संतोनी साक्षीनी अंदर लग्न उत्सव अहींया गाड़ी उजववामां आव्यो। वहीं गुजरात के चलाला साईं मंदिर के सानिध्य में 42वां सामूहिक विवाह तुलसी विवाह के साथ आयोजित किया गया। यहां श्री मोगल मानव सेवा ग्रुप और शिव साई ग्रुप द्वारा तुलसी विवाह के मौके पर 42वां सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों का सहयोग रहा। ठाकुरजीना अने मां तुलसीना विवाहનું આયોજન રાખેલું હતું। આ વિવાહની સાથે અમે ગરીબ પરિવારના સર્વ જ્ઞાતિમાંથી 8 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન કરેલું હતું। આજે આ ઠાકોરજીના લગ્નની અંદર કમી કેરળા ગામથી સારી એવી જાન જોડી અને આવેલા હતા। એની સાથે દાતાશ્રીઓ તરફથી મળેલી વસ્તુ કન્યાઓને સુપ્રત કરેલી કન્યાદાનની વસ્તુ પણ અમે એમને સુપ્રત કરેલી હતી। અને અમારા સંસ્થા સાથે જોડાયેલા જે અમારા બધા જ ભાઈઓ જ્ઞાતિના છે, સમસ્ત જ્ઞાતિના ભાઈઓ એ બધા અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સારી એવી સંખ્યાની અંદર હાજરી આપી હતી અને આ કાર્યને સફળ બનાવ્યો હતો। અને આજે દાન મહારાજ સાઈનાથ અને મા મોગલ માનવ સેવાના सहयोग आ कार्य અમે संपन्न કરી રહ્યા છીએ। सिंधी समाज के धर्मगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज जी के जन्मोत्सव के मौके पर वारसिया में स्थित प्रेम प्रकाश तीर्थ धर्म स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के 117वें जन्म दिवस के मौके पर बड़ोदरा में बसने वाले सिंधी समाज के लोगों द्वारा वारसिया स्थित प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ स्थान पर देव उठी एकादशी यानी 11 के दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए, जिसमें प्रभात फेरी, आरती, कीर्तन और महाप्रसाद समेत के आयोजन शामिल रहे, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर अन्नकूट, महाप्रसादी और केक काटते हुए विशेष सेलिब्रेशन किया गया। कार्यक्रम में सिंधी समाज के संतों द्वारा सभी लोगों को आशीर्वाद भी दिए गए। અમારા ગુરુ સ્વામી ધરમદાસજી મહારાજના જન્મ ઉત્સવની ઉજવણીના માટે 117મી જન્મદિવસની ઉજવણી છે, જેમને આ મંદિર સ્થાપન કર્યું હતું તે અમારા ગુરુજી છે અને આજે એના ઉપલક્ષ્યમાં આજે સવારે 11નું ભંડારો થયો અને બધા પ્રેમીઓ સુરતથી, જલગાંવથી, અમદાવાદથી, જયપુરથી અહીંયા બધા ગુરુજીના જન્મોત્સવ મનાવવા માટે અહીંયા આવેલા છે અને એ ઉપલક્ષમાં સવારે જે છે પ્રભાત ફેરી એટલે સવારે 5:30 વાગે અહીંથી પ્રભાત ફેરી નીકળી હતી અને 6:30 વાગે અહીંયા જે છે આરતી થઈ હતી એમની અને એના પછી હવન યજ્ઞ અને બધું થયું હતું અને પછી ભંડારો ચાલુ થયો હતો। એવી રીતનો આખો પ્રોગ્રામ આજે ઘણા બધા અમારા
એમના અનુયાયીઓ અહીંયા આવેલા છે અને આખું સારી રીતે બધું આ પસંદ કરેલું છે. સ્વામી પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મ તીર્થસ્થાન ખાતે આજે અહીંયા સદગુરુ સ્વામી ધર્મ પ્રકાશજી મહારાજના જન્મ ઉત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે અહીંયા આજે સવારથી જ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા છે. સવારે પહેલા તો પ્રભાત ફેરી રાખવામાં આવી હતી જે રોજે આવે છે 5:30 થી 6:30 વાગ્યા સુધી અને બપોરે જે હતો એ 11નો મોટો મહાભંડારો રાખવામાં આવ્યો હતો. એમાં 11ની બધી વાનગીઓ હતી અને મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા અને 56 ભોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને રાત્રે જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હતો કેક કાપવામાં આવ્યો હતો અને એમાં બી મોટી સંખ્યામાં જે શ્રદ્ધાળુ જે હાજર હતા પૂરી સિંધી સમાજના અગ્રણીઓ નાના મોટા અને જે પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મ તીર્થના સંતો છે એ પણ હાજર હતા. બધાને આશીર્વાદ આપ્યા અને રાત્રે ભંડારો રાખવામાં આવ્યો છે અને ભંડારામાં બી મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહેશે. આ પ્રોગ્રામ લગભગ 15 તારીખ સુધી ચાલશે અને 15 तारीख સુધી प्रभात फेरीનો भी आयोजन કરવામાં આવ્યું છે. गुजरात के अमरेली के राजूला में किसानों को आवश्यक खेत संसाधन देने के लिए एक विशेष मेला आयोजित किया गया. राजूला मार्केटिंग यार्ड में किसानों को खेत संसाधन देने के लिए विशेष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खेती में इस्तेमाल होने वाले साधन, रोटोवेटर, हल, थ्रेशर, दवाई छिड़कने वाले पंप इत्यादि संसाधन खरीदने के लिए किसानों ने ऑनलाइन अर्जी की थी. किसानों की मांग के तहत जिनकी अर्जी मान्य हुई है उन्हें सरकार द्वारा विभिन्न संसाधन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की गई और किसानों को खेत में इस्तेमाल होने वाले संसाधन दिए गए. सरकार श्री द्वारा ખેડૂતોને ટ્રેક્ટરના હળ, થ્રેશર, રોટોવેટર, વાવણીયા પછી ગ્રેડિંગ કરવાના ઓપનર છે એની સબસિડી આપવામાં આવે છે, જેથી ઓનલાઈન જે ખેડૂતોએ કર્યા હોય અને જેની સબસિડી મંજૂર થઈ હોય એ સાધન લઈને આજે વિસ્તરણ અધિકારી રાજુલાએ અહીંયા બોલાવી અને એની ખરાઈ કરી અને પછી સરકારશ્રીમાં જે તે વિભાગમાં કાગળિયા મોકલીને ખેડૂતોના સીધા ખાતામાં સબસિડી જમા થશે. એટલે સરકારશ્રીનો આભાર કે એટલા બધા ખેડૂતોને લગભગ 150 ટ્રેક્ટર રહેશે, એમાં કોઈને રોટોવેટર છે, દરતાળ છે, કોઈ ઓપનર છે વગેરે સાધનોની સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતોને સબસિડી આપવા માટે આવશે. સબસિડી મળતા ખેડૂતોને થોડા પૈસા ભેળવવા પડે અને સરકારશ્રીની સબસિડી મળતા ખેડૂતોને ખૂબ ખુશી મળશે અને પોતાની આજીવિકા વધશે અને જે ટ્રેક્ટર વગેરેની ભાડે કરાવવું પડે એના બદલે પોતાનું સાધન ઘરનું થઈ જશે. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भले ही वायनाड की सीट छोड़ दी हो, लेकिन वायनाड को बड़ा पर्यटन स्थल बनाने में राहुल गांधी लगातार जुटे हुए हैं. उसी के तहत उन्होंने जिप लाइनिंग करते हुए यहां के पर्यटन को बढ़ावा दिया. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग की. 400 मीटर लंबी ये जिप लाइन केरल की सबसे लंबी जिप लाइन है. राहुल ने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर किया. उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड के चलते वायनाड के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं बता दूं कि उसका असर सीमित क्षेत्र में था. वायनाड एकदम सुरक्षित है. एडवेंचर पार्क में राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई. हालांकि उन्होंने जिप लाइनिंग नहीं की. दोनों ने एडवेंचर पार्क के कर्मचारियों से भी बातचीत की. राहुल ने वीडियो में कहा कि हालिया चुनौतियों के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी है. इन्होंने वायनाड में जबरदस्त अट्रैक्शंस बनाए हैं. मैंने खुद जिप लाइन ट्राई की और मुझे इसमें बहुत मजा आया. Drop tower. People from Northeast also serving here? Yeah. Yes, everybody is from Arunachal. Oh, Arunachal Pradesh. Come. With us for 4 years. Real India. Yes, sir. Yes, sir. Nice. Yes, sir. इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए ये पॉलिटिक्स से बढ़कर है. वायनाड के लोगों ने मेरे दिल में जगह बनाई है. प्रियंका और मैंने इसे अपना मिशन बनाया है कि वायनाड को केरल का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है. वायनाड भारत की बेहतरीन चीजों को दर्शाता है, जैसे कि खूबसूरत नजारे, रंग बिरंगी संस्कृति और बेजोड़ दृढ़ता. गुजरात के वडोदरा में सड़कों की पोल खोलता हुआ एक और गड्ढा नवायाड़ इलाके में देखा गया, जहां सड़क के बीचों बीच 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया. गुजरात के वडोदरा में गड्ढे पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है. इस बार बारी नवायाड़ इलाके की आई, जहां सरदार नगर संत जोसेफ स्कूल के सामने करीब 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया. पंड्या होटल से जगात नाका तक मुख्य मार्ग पर ड्रेनेज की मेन लाइन डाली गई थी और मेन हॉल के जो गड्ढे थे उसे सही रूप से नहीं भरा गया है, जिसके चलते इस इलाके में बार बार गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसमें वडोदरा शहर कांग्रेस महामंत्री विजय जाधव ने मौके पर पहुंचकर आक्रोश जताया.
અત્યારે આ નવાડ લાલપુરા મુખ્ય માર્ગ છે અને મુખ્ય માર્ગ પર અવારનવાર આ ભૂવા પડી રહ્યા છે. મુદ્દાની વાત છે કે વર્ષો પહેલાં પંડ્યા હોટલથી લઈને જકાત નાકા સુધી આ રોડની મેન હોલની કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને જે તે સમયે તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં મેન હોલ છે ત્યાં આગળ જ ભૂવા પડી રહ્યા છે. મુદ્દાની વાત એ છે કે જે સમયે આ ડ્રેનેજની કામગીરી થઈ એ સમયે જે પ્રોપરલી પુરાણ કરવું છે જે કોન્ટ્રાક્ટર છે પ્રોપરલી પુરાણ કર્યું નહીં અને જેના કારણે અત્યારે ભૂવા પડી રહ્યા છે. મારો એક પ્રશ્ન પ્રશાસનને એ છે કે જે તે સમયે જે પણ કોન્ટ્રાક્ટર છે જેને આ કામગીરી સોંપવામાં આવી હશે, કામગીરી થયા પછી એનું ટોટલી પેમેન્ટ તમે કરી દીધું, અત્યારે આ જે ભૂવાઓ પડી રહ્યા છે એ કામગીરીનું પેમેન્ટ કોણ કરશે? આ એક પ્રશ્ન તો તંત્રની સામે છે. કારણ કે વાત એ છે કે જે પણ કોન્ટ્રાક્ટર છે નિષ્કાળજીપૂર્વક કામગીરી કરે છે અને અત્યારે તમે જો કે જે પણ પુરાણ કરવામાં આવે એનો ખર્ચો કોણ ભોગવશે? આ તો પબ્લિકના પૈસે લીલા લહેર ચાલી રહી છે અને તંત્રે પણ ખરેખર આ વાત માટે ગંભીરતા લેવી જોઈએ. કારણ એ છે કે ગમે ત્યારે આવી રીતે વસ્તુ થાય, જે બી કોન્ટ્રાક્ટર છે હલકી કક્ષાની કામગીરી કરે અને પછી ફરી પબ્લિકના પૈસે તામઝામ થઈ રહ્યા છે. એટલે મારી આપના ટીવી ચેનલના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનરને એક જ માંગ છે કે આ જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ મુખ્ય માર્ગ પર જે પણ જે કોન્ટ્રાક્ટર જે કામગીરી કરી હશે સૌથી પહેલાં તો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે અને અત્યારે જે પણ આ જે ખર્ચો થશે એ ખર્ચો પૂરેપૂરો એની પાસેથી वसूल કરવામાં આવે ये जो मांग करीश. गुजरात में गिरनार पर्वत के आसपास होने वाली परिक्रमा का विधिवत रूप से इस वर्ष भी प्रारंभ हो गया है. गुजरात के जूनागढ़ की पवित्र और पावनकारी लीली परिक्रमा का विधिवत रूप से प्रारंभ महानगर पालिका, प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों और वन विभाग की अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया. हर वर्ष देवउठनी एकादशी के पावन मौके पर परिक्रमा की शुरुआत होती है, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से भाविक भक्त जूनागढ़ पहुंचते हैं. धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस परिक्रमा की अनोखी महत्ता है. माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लिली परिक्रमा की थी, जिसका पुराणों में भी उल्लेख है. इस परिक्रमा को लेकर भाविक भक्तों में काफी उत्साह देखने मिलता है. 36 किलोमीटर की ये परिक्रमा जंगल इलाके से पैदल गुजरती है, जिससे रोमांचकारी परिक्रमा का लाभ लेने अलग अलग शहर और राज्य से लोग यहाँ पहुंचते हैं. गिरनार के जंगलों से गुजरना, रात को ठहरना और जंगल में ही खाने पीने की व्यवस्था करने जैसी चुनौतियां भाविक भक्तों को काफी आकर्षित करती है. જે હર સાલ ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનું એક આયોજન થાય છે, વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ આયોજન થાય છે. જેમ મેળાનું આયોજન છે એ સાધુ સમાજ કરે છે અને આ જે છે પરિક્રમાનું એ વહીવટી તંત્ર કરે છે. તો આજે વહીવટી તંત્ર અને જૂનો અખાડો, આવાન અખાડો, અગ્નિ અખાડો, અટલ અખાડો, મહાનિર્વાણી અખાડો, આજે બધા અખાડાના સાધુ ભેગા થઈ કરી અને આની અંદર ભાગ લઈ કરીને ઉત્સાહભર આજે એનું પ્રારંભ થયું છે. અને હરેક પરિક્રમાવાસીઓને હું નમ્ર અપીલ કરું છું કે આજના શુભ પ્રારંભ વખતે એક ગિરનારની અંદર જે વનની અંદર જે પ્લાસ્ટિક તમે લઈ કરી જાઓ છો તો એ મહેરબાની કરીને પ્લાસ્ટિક ન લઈ જતા, કેમ કે હાઈકોર્ટનો હુકમ છે નગરપાલિકા ઉપર અને વન વિભાગ ઉપર. તો મહેરબાની કરીને કોઈ પણ જાતનો પ્લાસ્ટિકનો આપણે ઉપયોગ ન કરવો અને હરેક પરિક્રમાવાસીઓને સુખ શાંતિ અને એમને સમૃદ્ધિ દે એવી ભગવાન પાસે મારી પ્રાર્થના. गुजरात रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग मामले आज वडोदरा कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने फिर एक बार आवेदन देकर मामले पर सवाल उठाए हैं. गुजरात की वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में भीषण केमिकल ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते 2 लोगों की मौत भी हुई थी. इस मामले गुजरात रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था पर वडोदरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फिर एक बार सवाल उठाते हुए मामले पर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है. કેન્દ્ર સરકારના 9 રતનમાંનું એક રતન એટલે કે ગુજરાત રિફાઇનરી, અને ગુજરાત રિફાઇનરીમાં જે બનાવ બન્યો છે, દુર્ઘટના થઈ, 2 વ્યક્તિઓએ જીવ ગુમાવ્યા, તો પણ આ જે જાડી ચામડીના અધિકારીઓ સત્તામાં બેઠેલા હોય કે અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસમાં બેઠેલા હોય, એમના પેટનું પાણી નથી હલતું. અત્યાર સુધીમાં પણ કોઈ જાતની કોઈ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં નથી આવી, કોઈની સામે કેસ થયો નથી. IOCLમાં જે 2 ટેન્કમાં જે બ્લાસ્ટ થયો પહેલા બપોર પછી થયો, પછી જે રાત્રે મોડા થયો, આજે એમની પાસે એ બ્લાસ્ટમાં જે આગ લાગી હતી એ આગ ઓલાવવા માટેના સંસાધનો પણ પૂરતા નહોતા. આજુબાજુના જિલ્લામાંથી પંચમહાલ, ખેડા, આણંદથી ગાડીઓ બોલાવી પડી, ત્યારે માંડ આગ કાબૂમાં આવી. તો આ વડોદરાની આજુબાજુ જે આ કેમિકલ કંપનીઓના નામે જે આ જીવતા જાગતા જે બોમ્બ છે, આ બોમ્બના માટે જવાબદાર કોણ?
ઔદ્યોગિક વિકાસના નામે શું માનવ જીવનની કિંમત નથી? ઔદ્યોગિક વિકાસની સામે પર્યાવરણની કિંમત નથી? આમ તો રાજ્યની સરકાર ને કેન્દ્રની સરકાર પર્યાવરણ બચાવો ને વાતો મોટી મોટી કરે છે, પરંતુ આ જે બનાવ બન્યા છે આ જીવતા જાગતા ઉદાહરણ છે. એવું કહેવામાં વાંધો નથી કે આ લોકો સાક્ષાત યમરાજને જ આમંત્રણ આપી રહ્યા છે. અમે ફરિયાદ આપવાના છે એનજીટીમાં, નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલમાં. એનું કારણ છે કે જે ધારાધોરણ સેફટીના છે એનું 100% પાલન આ IOCLમાં થયું નથી. આજે ધ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 હોય, ધ મેન્યુફેક્ચર, સ્ટોરેજ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ ઓફ હાઝર્ડ્સ કેમિકલ રૂલ્સ 1989 હોય, એ કેમિકલ એક્સિડન્ટ ઇમરજન્સી પ્લાનિંગ પ્રિપેરનેસ એન્ડ રિસ્પોન્સ રૂલ્સ 1996, આ જેટલા પણ કાયદા અને જોગવાઈઓ છે આનું કોઈ પાલન થતું નથી. બધું ઓન પેપર છે. ના કરે નારાયણને કાલે ઉઠીને કોઈ મોટી હોનારત ના બને, એના માટે આવી કંપનીઓની સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરીને એક ઉદાહરણ ઊભું કરવું જોઈએ, જેના કારણે આ વડોદરાની આજુબાજુ જેટલા પણ આ જીવતા જાગતા બોમ્બની કંપનીઓ કેમિકલની ખોલીને બેઠા છે આ બધાને એક સબક મળે. રિફાઇનરીમાં જે આગ લાગી ત્યાં કામ કરતા કર્મચારી 2 મરી ગયા. એમની પોલિસી પ્રમાણે જે બી કર્મચારી આ રીતે દાઝી જાય અને મરી જાય તો 20 લાખ આપવાની પોલિસી છે. સવાલ આ કેમ લાગી, શાના માટે લાગી? દર વખતે આ સરકારી તંત્ર એવું કહી દે છે કે અમે તપાસ કરીશું. તો આજ સુધી જેટલા છોકરાઓ, જેટલા યુવાનો મરી ગયા એમને કેટલાની તપાસ થઈને એમના માટે શું કર્યું આ સરકારે? સરકારની જવાબદારી બને છે કે દરેક નાગરિકની સુરક્ષા પ્રદાન કરે. શું આ સરકારે એવી કોઈ સુરક્ષા પ્રદાન કરી છે? 20 લાખ ઉપર સરકારે શું આપ્યું, શું નહીં આપ્યું? અત્યાર સુધી જે મરી ગયા છે એમની શું ઇન્કવાયરી થઈ, એમના માટે શું કર્યું સરકારે? આ તમામ બાબતો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભો કરે છે. મારું માનવું છે કે પર્યાવરણ શું કરે છે, ત્યાંના ગામના આજુબાજુના લોકોના કેમિકલ ઝોનના લીધે એમના જમીનોના કલર લાલ, પાણીના કલર લાલ થઈ ગયા છે. પર્યાવરણ બી કોઈ જોતું નથી, સેફટીના સાધનો બી નથી. આટલી હજારો કરોડો રૂપિયાની નફો કરતી એકમ હોય તો સેફટીના સાધનો એમને જાતે વસાવવા જોઈએ, અહીંયા ત્યાંથી લાવવા ન જોઈએ. આ માણસો જે મર્યા છે કાં તો ચોરી કાં તો કંઈક છે સમથિંગ, આટલા બધા પેપરોમાં આવ્યા કરે છે કે આ કેમિકલ ચોરી થઈ ગયું, આ કેમિકલ પકડાયું, આ પકડાયું. તો શું કર્યું એના માટે સરકારે? કેટલાને પૂર્યા ને કેટલાને નહીં પૂર્યા, અને શું કર્યું આ સરકારે લોકોની સેફટી માટે? એ બધી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નના જવાબ માંગવા માટે कलेक्टर ऑफिस है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देख ही सकते हैं, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।